पार्ट 34 आशी के आंसू क्रिश का चैलेंज। समर हाथ जोड़कर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए आशी के लिए मन्नत मांगते हुए बोला, हे कान्हा जी, उस फायरफ्लाई को उसे ड्रैगन से बचाना। ले देकर एक वही तो है जिससे मैं झगड़ा करता हूँ, मेरा मन नहीं लगेगा उसके बिना। कहते हुए समर के चेहरे पर पसीना था और नताशा मुस्कुराते हुए उसे टिश्यू पेपर देते हुए बोली, पसीना पोंछ लो और उसकी चिंता मत करो, वह अपने ड्रैगन को संभाल लेगी। पर कैसे, ये तो वही जाने। कहते हुए नताशा भी थोड़ी परेशान थी, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। और समर नताशा को इस तरह एक दूसरे से बातें करते हुए चिपकते हुए देखकर पीछे बैठे रॉकी के हाथों की मुठ्ठियां कस रही थी। उसके तन बदन में आग लग रही थी। वह अपने दांत पीसने लगा और इधर दूसरी तरफ क्रिश के केबिन में क्रिश आशी को अंदर लेकर आया और उसे अपनी कंधे पर उठाए हुए अचानक ही उस कमरे में रखे हुए एक बड़े से बेड पर आशी को लाकर पटक दिया। साइको, कहते हुए आशी अगले ही पल घबराते हुए क्रिश की तरफ देखने लगी और पीछे की तरफ सरकने लगी। ये बेड काफी सॉफ्ट था। इतनी जोर से बेड पर पटके जाने के बावजूद आशी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई थी। लेकिन आशी ने जब अपनी नजर उठाकर क्रिश की तरफ देखी तो उसकी आंखों में घबराहट साफ नजर आने लगी, क्योंकि क्रिश इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था और अब वह घुटनों के बल अपना एक पैर बेड पर मोड़ते हुए आशी को अपनी नीली नजरों से घूरते हुए आशी के ऊपर झुका और अपने एक हाथ से आशी के जबड़े को पकड़कर अपने एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, हाउ डेयर यू फायरफ्लाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इग्नोर करो। आफ्टर ऑल, वेयर डिड यू गेट सो मच गट्स फ्रॉम? क्या तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ? या आजकल मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो चुका हूँ, जो तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो चुका है? डॉन, टेल मी फायरफ्लाई कि तुम मेरा वह रूप दोबारा देखना चाहती हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ये रूप दिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते तुम मेरे उस रूप को दोबारा देखकर मर ना जाओ। बताओ फायरफ्लाई, आखिर चाहती क्या हो तुम? कहते हुए क्रिश आशी के चेहरे को जोर से दबाए हुए था और आशी अपनी आंखों में आंसू लिए क्रिश की मजबूत पकड़ को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे काफी तकलीफ हो रही थी। वह इस वक्त क्रिश के नीचे लगभग छटपटा रही थी, लेकिन क्रिश की नीली आंखें जो इस वक्त गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुकी थी, उसके हाथों और माथे की नसें उभरी हुई थी। तभी आशी क्रिश की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बड़ी मुश्किल से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए लड़खड़ाते शब्दों में बोली, साइको स्टॉप, यू हर्टिंग मी, लीव मी प्लीज। आशी की बातों को सुनकर क्रिश यूं ही उसके चेहरे को पकड़े हुए उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से अपने शब्दों को चबाते हुए बोला, यस माई लव, आई एम हर्टिंग यू बिकॉज यू हर्टिंग मी, व्हाई डिड यू डू दिस? पति हूँ तुम्हारा, क्या तुम्हें मेरे करीब आने के लिए भी किसी और से परमिशन लेने की जरूरत है? क्या मुझे तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे करीब आने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ेगी? यू डोंट केयर अबाउट मी, यू ओनली केयर अबाउट पीपल। कहते हुए क्रिश ने गुस्से से आशी का चेहरा छोड़ दिया, पर ऐसा होते ही आशी अपने चेहरे को संभालते हुए आंखों में आंसू लिए क्रिश को देख रही थी। अब क्रिश अपने हाथों की मुट्ठी कसके अपनी आंखें बंद करता है ताकि वह खुद को कूल डाउन कर सके, और उसने अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपनी कठोर आवाज में आशी से कहा, आउट, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर बिफोर आई लूज माई टेम्पर। कहते हुए क्रिश आशी से दूर हुआ और क्रिश की बातों को सुनकर आशी को अपने दिल में बहुत तकलीफ होने लगी थी। वह अपनी आंखों में आंसू लिए भरे हुए गले से क्रिश आवाज देते हुए बोली, साइको सॉरी, प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मुझे बस थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसलिए मैं नहीं आई। बट यू नो ना, आई लव यू। आशी की बातों को सुनकर क्रिश अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए उससे दूर होते हुए अपनी कठोर और कोल्ड वॉइस में बोला, नो फायरफ्लाई, यू डोंट लव मी। अगर करती तो मेरे पास आने से पहले 100 बहाने नहीं बनाती, बल्कि सबको इग्नोर करके तुम डायरेक्ट मेरे पास आती है, बिकॉज देयर आर नो बाउंड्रीज एंड लिमिट्स इन लव। जैसे मेरे लिए नहीं है तुमसे पहले कोई बाउंड्री, क्योंकि अगर प्यार होता तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं होता, मेरा प्यार होता, बट यू कांट बिकॉज यू डोंट लव मी। इसीलिए खबरदार जो आज के बाद ये प्यार शब्द मेरे सामने बोला। कहते हुए क्रिश आशी से दूर होकर सामने वॉल की तरफ एक बटन को प्रेस करता है और उस बटन के प्रेस होते ही वह वॉल पूरी तरह रोटेट होकर पलट जाती है और उसके पीछे से एक बड़ा सा बार काउंटर सामने आता है, जहां बहुत सारी महंगी महंगी वाइन और शराब रखी हुई थी। अब क्रिश गुस्से से उनमें से एक वाइन की बोतल निकालकर उसमें मुंह लगाकर पीने लगा और तभी आशी जो बेड पर लेटे हुए क्रिश की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान और हट हो रही थी, अपनी आंखों में आंसू लिए क्रिश को जाता हुआ देख रही थी। और तभी उसने जब क्रिश को शराब पीते हुए देखा, उसे अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। वह तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होकर दौड़ते हुए जाकर क्रिश को पीछे से हक कर लेती है। क्रिश अचानक ही आशी के बाहों की पकड़ अपनी कमर पर महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेता है
और अपने दूसरे हाथ से आशी के हाथ को अपनी कमर से हटाने लगा। उसने कुछ ही सेकंड में आशी के हाथ को अपने कमर से हटा दिया और अब वह अपने कदम आगे बढ़ा चुका था। क्रिश को ऐसा करते हुए देखकर आशी को और भी ज्यादा दुख होने लगा। उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा बहने लगे और अब वह दौड़ते हुए एक बार फिर क्रिश के पास गई और उसके सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंसू लिए भरे हुए गले से बोली, सॉरी साइको, प्लीज मुझे माफ कर दो ना, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, पक्का प्रॉमिस। देखो मैं कान पकड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। कहते हुए आशी ने अपने कान पकड़ लिए। ऐसा करते हुए आशी इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, लेकिन क्रिश उसे एक नजर देखकर उसे इग्नोर करते हुए इसी तरह वाइन पीते हुए उसे केबिन से बाहर जाने लगा। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा रूड और नाराजगी भरे थे। ऐसा करते हुए देखकर आशी जल्दी से रोते हुए दौड़कर एक बार फिर क्रिश के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोक लिया और अचानक आशी ऐसा करने से क्रिश झटके से उसका हाथ झटक दिया। लेट मी गो फायरफ्लाई, डोंट टच मी, इफ यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स देन गो देयर। वैसे भी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, मेरी फिक्र नहीं है, तो इस तरह मुझसे चिपकने का नाटक बंद कर दो। कहते हुए क्रिश वहां से जाने को हुआ, लेकिन आशी क्रिश के हाथ झटकने के कारण खुद को संभाल नहीं पाई थी और अचानक ही वह फर्श पर गिर गई। अब उसे क्रिश की बातें दिल के अंदर तक घायल कर रही थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वह फर्श पर गिरी थी और फर्श को देख रही थी। जब उसे यह महसूस हुआ कि क्रिश जा रहा है तो उसने अपने भरे हुए गले से कहा, वो कहते हैं हमें उनकी जरूरत नहीं, वो कहते हैं हम उनकी मोहब्बत में जान नहीं दे सकते, हम डरते हैं कि वह बहुत रोएंगे हमें आजमाने के बाद। हमें वक्त के बदलने का कोई गम नहीं था, पर कोई ऐसा था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। कहते हुए आशी के चेहरे पर फीकी सी दर्द भरी मुस्कान थी और आशी के शब्दों को सुनकर क्रिश के चलते हुए कदम रुक गए। उसके चेहरे पर कुछ हैरानी भरे एक्सप्रेशन थे, पर उसने पलटकर आशी की तरफ नहीं देखा। क्रिश की पीठ अभी भी आशी की तरफ थी। अब आशी ने धीरे से अपनी आंखों में आंसू लिए चेहरा उठाकर क्रिश की तरफ देखते हुए गाना शुरू कर दिया। आशी अपनी जगह से खड़ी हुई और अपनी आंखों में आंसू लिए क्रिश के साइड से निकलते हुए आगे की लाइन गाने लगी। आशी ने क्रिश की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में इमोशन लिए कहा। आशी क्रिश के सामने आई। वह उसके कंधे पर हाथ रखने वाली थी, पर कुछ सोचकर उसने अपने हाथ हवा में ही रोक लिए और अब वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए अपने आंसू अपने हाथों से पोंछते हुए गाने लगी। आशी वहां से वापस सोफे के पास चली गई और अब वह सोफे पर बैठकर उसके हेड रेस्ट पर अपना चिन रखकर गाने की आगे की लाइन गाने लगी। अब वह अपनी गाने की लाइन को कंप्लीट करके आशी फूट फूट कर रोने लगी और अचानक आशी को इस तरह रोते हुए देखकर क्रिश अपनी वाइन की बोतल तुरंत ही फर्श पर फेंक दी, जिससे कि वह बोतल टूटकर चकनाचूर हो गई और कांच के टूटने की आवाज से आशी अचानक ही पलटकर हैरानी से क्रिश की तरफ देखने लगी। तभी क्रिश तेज कदमों के साथ आशी के पास आया। इससे पहले कि आशी कुछ समझ पाती, क्रिश ने झटके से उसके पैर पकड़कर खींचकर उसे सोफे पर लिटा दिया और अगले ही पल उसके ऊपर आ गया। आशी क्रिश के ऐसा करने से हैरान थी। उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आया। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। तभी क्रिश ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया। वह उसके लोअर लिप्स को अपने होठों में लेकर काफी जोर जोर से शक करने लगा। उसका एक हाथ आशिकी के बदन पर चलने लगे और दूसरे हाथ से उसने आशी के सर के पीछे होल्ड कर रखा था। आशी अभी भी हैरान अपनी जगह पर जमी हुई थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और क्रिश उसकी आंखों में देखते हुए उसे किस कर रहा था। आशी के चेहरे पर शॉकन रिएक्शन देखकर क्रिश बस उसे देख रहा था, लेकिन उसने आशी के होठों को अपने होठों से आजाद नहीं किया। लगभग 10 मिनट तक वह उसे लगातार किस कर रहा था। उसने धीरे से अपनी जीभ से उसके होठों को अलग किया और अब वह अपनी जीभ उसके मुंह में इंटर कर उसे फ्रेंच किस कर रहा था। इसके साथ ही क्रिश के हाथ आशी टी शर्ट के अंदर जाने लगे और कुछ पल बाद आशी की सिसकियां निकलने लगी। अब जाकर आशी अपने होश में आई। क्रिश भी पूरी तरह मदहोश होकर उस पर हावी हुआ पड़ा था। क्रिश को अचानक अपने पास महसूस कर आशी को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। उसके हाथ अपने आप क्रिश के बालों में चलने लगे, लेकिन ऐसा होते ही अचानक क्रिश अपने होश में आया। दरअसल उसने अब तक जो किया वह अपने दिल के जज्बातों से हार कर किया था, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। आशी की रिएक्शन को समझकर वह जल्दी से आशी के होठों को अपने होठों से आजाद करता है और अब उसने अपना चेहरा आशी के चेहरे से थोड़ा दूर किया। अचानक क्रिश को खुद से अलग होते हुए देखकर आशी ना समझी और हैरानी में उसे देखने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आया क्रिश अचानक रुक क्यों गया। और आशी के चेहरे के शॉकन रिएक्शन देखकर खुश उसे अपनी ठंडी निगाहों से देखते हुए अपनी कर्कश आवाज में बोला, इफ यू रियली लव मी देन प्रूव इट। ये सुनकर आशी अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए क्रिश की आंखों में देखते हुए बिना किसी हेसिटेशन के बोली, जान दे दूं।
ये सुनकर क्रिश के चेहरे के रिएक्शन काफी डार्क हो गए। उसने अगले ही पल आशी के बालों को अपने मुट्ठी में जकड़ते हुए उसे थोड़ा खींचते हुए चेहरे को ऊपर उठा दिया। आह की आवाज के साथ आशी की सिसकी निकली, लेकिन वह अभी भी क्रिश की आंखों में देख रही थी। तभी क्रिश अपनी डार्क आंखों से उसे घूर कर देखते हुए अपने एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, कोशिश भी मत करना, जान ले लूंगा तुम्हारी। अगर तुमने अपने आप को एक खरोच भी मारने की कोशिश, तुम्हारा ये जिस्म तुम्हारा नहीं मेरी मिल्कियत था। इट इज माई प्रॉपर्टी, नॉट ओनली योर बॉडी, योर ब्रेथ, योर सोल ऑल्सो इज माइन, इसीलिए इन्हें हार्म करने की कोशिश भी मत करना। कहते हुए क्रिश की आंखों में एक जुनून और पागलपन नजर आ रहा था, जिसे देखकर आशी उसकी आंखों में देखते हुए कंफ्यूजन लेकिन बड़े ही सीरियस फेस के साथ बोली, तो क्या चाहते हो मुझसे? और आशी की बात सुनकर क्रिश यूं ही उसके बालों को पकड़े हुए उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर आशी से कुछ कहा, जिसे सुनकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और अपनी बातों को पूरी करने के बाद क्रिश उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, 24 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास, प्रूव हाउ मच यू लव मी। उद्धरण चिन्ह। और अगर साबित नहीं कर पाए तो तुम तो हमेशा मेरी ही रहोगी, पर मैं तुम्हारा नहीं रहूंगा। देखता हूँ तुम्हारी सिर्फ बातें बड़ी है या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग भी उतनी बड़ी है। और क्रिश की बातों को सुनकर आशी की आंखें हैरानी से फैली हुई थी, लेकिन फिर भी वह उसकी आंखों में देखते हुए अपने चेहरे पर थोड़ा कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड लाते हुए बोली, और अगर मैंने ये साबित कर दिया तो आज के बाद तुम कभी भी मेरे प्यार पर उंगली नहीं उठाओगे, वादा करो। और यह सुनने के बाद क्रिश अपने चेहरे पर इविल स्माइल लाते हुए हाँ में सर हिलाता है, पर याद रहे सिर्फ 24 घंटे और तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। कहते हुए क्रिश अपने हाथों में पहनी हुई घड़ी आशी की तरफ घुमा दी, जिसमें इस वक्त सुबह के 11:30 रहे थे। अब आशी ने धीरे से हाँ में सर हिलाया, यानी उसे यह चैलेंज मंजूर है। आशी के चैलेंज एक्सेप्ट करते ही क्रिश ने झटके से उसकी टी शर्ट को उससे जिस्म से अलग कर दी, जो देखकर आशी हैरान रह गई। अब क्रिश उसके बालों को छोड़कर उसे यूं ही सोफे पर लेटाए हुए ही उसके सीने और क्लीवेज पर किस करते हुए बोला, ज्यादा मत सोचो, तुम अभी भी मेरी वाइफ हो और तुम्हारे करीब आने का मुझे पूरा हक है, लेकिन अब तुम्हें साबित करना है कि तुमने मुझे कितना हक दिया है। और क्रिश की बातों को सुनकर आशी कोई रिएक्शन नहीं देती, वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्रिश एक बार फिर उसके ऊपर बॉडी पर किस करते हुए अपनी मनमानी करने लगा। वह उसकी बॉडी से खेलने लगा, जिसे वह बहुत एंजॉय कर रहा था। कहीं ना कहीं आशी भी एंजॉय कर रही थी, क्योंकि वह भी क्रिश से बहुत प्यार करती थी। क्रिश ने अपने बदन से भी टी शर्ट रिमूव कर दिए। अब दोनों ही एक दूसरे को अपने होठों से महसूस कर रहे थे। आशी की सिसकियां निकल रही थी। आखिर क्रिश ने क्या चैलेंज दिया है आशी को? क्या क्रिश के चैलेंज को पूरा कर पाएगी आशी? कैसे साबित करेगी वह क्रिश के लिए अपना प्यार? 192 प्लीज आराम से पकड़ो, दर्द हो रहा है। ज्यादा मत सोचो, तुम अभी भी मेरी वाइफ हो और तुम्हारे करीब आने का मुझे पूरा हक है, लेकिन अब तुम्हें साबित करना है कि तुमने मुझे कितना हक दिया है। क्रिश की बातों को सुनकर आशी कोई रिएक्शन नहीं देती, वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्रिश एक बार फिर उसके ऊपर बॉडी पर किस करते हुए अपनी मनमानी करने लगा। वह उसकी बॉडी से खेलने लगा, जिसे वह बहुत एंजॉय कर रहा था। कहीं ना कहीं आशी भी से एंजॉय कर रही थी, क्योंकि वह भी किस बहुत प्यार करती थी। क्रिश ने अपने बदन से भी टी शर्ट रिमूव कर दिए और अब दोनों ही एक दूसरे को अपने होठों से महसूस कर रहे थे। आशी की सिसकियां निकल रही थी। लगभग 1 घंटे बाद वैनिटी वैन एक बहुत ही बड़े गेट की तरफ एंटर करती है और अब सभी बच्चे एक्साइटमेंट से वैनिटी वैन की खिड़की के कांच के बाहर झांक रहे थे, क्योंकि इस वक्त वह लोग एक बहुत ही बड़े फार्म हाउस के अंदर आए थे। ये फार्म हाउस दिखने में बहुत ही ज्यादा लग्जरियस और बड़ा था। इसके चारों तरफ घने और खूबसूरत जंगल थे और उन जंगलों के बीचों बीच यह एक खूबसूरत सा फार्म हाउस था, जो नेचर के काफी करीब था। उन लोगों की वैनिटी वैन जैसे जैसे अंदर जा रही थी, सभी की आंखें हैरानी से फैल रही थी, क्योंकि इस फार्म हाउस में कई तरह के जानवरों को रखा गया था। क्योंकि यह क्रिश का एक स्पेशल एनिमल फार्म हाउस था, जहां कई तरह के वैरायटी के जानवर पशु पक्षी रखे गए थे। रास्ते में एक बहुत ही बड़ा स्टेबल्स यानी अस्तबल था, जिसमें कई तरह के हाइब्रिड हॉर्सेस, काउज एंड गोट्स, क्वाइट अ फरोशियस टाइप ऑफ डॉग, चिकन, डक, पिग्स और भी न जाने कितने ही तरह के जानवर रखे गए थे, जिन्हें कई तरह के इंस्ट्रक्टर और हिल पर रख रखाव के लिए रखे गए थे। अपने सामने इतने तरह के जानवरों और इतना बड़ा फार्म हाउस देखकर सभी बच्चे हैरान थे। इसमें हर एक जानवरों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट और उनके कंफर्ट के हिसाब से रहने के लिए बाड़ा और पिंजरे तैयार किए गए। नताशा, समर और गौरी खिड़की से चिपक कर इतना बड़ा फार्म हाउस अपनी हैरान नजरों से देख रहे थे।
लेकिन निक, रॉकी और अथर्व के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा हैरानी भरे एक्सप्रेशन नहीं थे। हालांकि निक और रॉकी के लिए तो यह आम सी बात थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास इतना बड़ा फार्म हाउस है। पर अथर्व भी एक बहुत ही अमीर घर का लड़का है, उसके पास भी एक छोटा सा फार्म हाउस था जिसमें उसने अपने पसंद के कई घोड़े रखे हुए थे। हालांकि वह फार्म हाउस इस फार्म हाउस के बराबर नहीं था, लेकिन फिर भी क्रिश की रेपुटेशन को देखते हुए उसके लिए ये सब ज्यादा शॉकिंग नहीं था, क्योंकि एक माफिया होने के तौर पर उसके पास ये सारी चीज होना कोई बहुत बड़ी बातें नहीं थी। तभी चलती हुई गाड़ी से बच्चों का ध्यान एक बहुत ही बड़े तालाब की तरफ गया, जो कि पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था और उसमें कई तरह के फूल लगे हुए थे। बच्चों ने ध्यान दिया, इस तालाब में कई तरह की मछलियां भी थी, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई जब उन्होंने इस तालाब के बगल में दूसरा तालाब देखा, जिसमें कई तरह के क्रोकोडाइल थे, जिनके सामने कई हेल्प मास फेंक रहे थे। उन मगरमच्छों की गिनती लगभग 15 या 20 होगी। और ये देखकर गौरी अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए समर की तरफ देखते हुए बोली, हे कान्हा जी, समर भैया, ये फार्म हाउस कितना बड़ा है और इसमें इतने सारे जानवर, लेकिन क्यों? गौरी की बातों में हैरानी देखकर समर भी यूं ही हैरानी से खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, अरे गौरी, तुझे नहीं पता, लेकिन ये सब अमीर लोगों के चोचले हैं। अगर गरीब इन्हें रखे तो किसान कहलाते हैं, लेकिन जब अमीर इस रखे तो यह उनकी शान कहलाती है। तू तो शुक्र मना, आशी प्योर वेजिटेरियन है, वरना हर दिन उसकी प्लेट में आने के लिए एक मुर्गा हलाल मिलता। अभी नताशा भी हैरानी से खिड़की से चिपक कर बाहर का नजारा देखते हुए बोली, अरे वाह, ये फार्म हाउस देखकर तो लगता है कि यह बहुत बड़ा एरिया है। ये 50-60 हेक्टेयर तो होगा। देखो तो जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ फार्म हाउस ही नजर आ रहा है। ये क्रिश जीजू तो सचमुच बहुत रिच है यार। नताशा की बात सुनकर नीक यूं ही अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन रखते हुए अपने मोबाइल पर कुछ गेम खेलते हुए बोला, 300 हेक्टेयर में है ये फार्म हाउस, और सिर्फ ये फार्म हाउस ही नहीं, आसपास का पूरा जंगल भी हमारे अंडर ही आता है। और तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, इस जंगल में कई तरह के खूंखार जानवर भी हैं, जो इस फार्म हाउस को आउटर लोगों से प्रोटेक्ट करते हैं, और पूरी तरह से जंगली है। इसीलिए तुम लोग यहाँ आए तो हो, पर ध्यान रखना, बिना इंस्ट्रक्टर के कहीं मत जाना, वरना उनका डिनर बनने में तुम लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। निक की बात सुनकर गौरी, समर, नताशा और अथर्व तीनों हैरान थे। इधर आशी, जो अब तक केबिन में आशी क्रिश के सीने से लगे हुए उसकी गोद में सोफे पर बैठी हुई थी, और क्रिश एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ अपने हाथों से उसे उसकी टी शर्ट पहना रहा था। आशी का चेहरा काफी मायूस था, उसका एक हाथ क्रिश के सीने पर था, उसके होंठ सूजे हुए थे, और क्रिश उसे टी शर्ट पहनाने के बाद सोफे के साइड से अपनी टी शर्ट निकाल कर पहन रहा था। और तभी उसकी नजर आशी पर गई, जिसे देखकर उसने आशी के चिन के नीचे अपनी एक उंगली लगाकर उसके चिन को उठाया, और अब वह अपनी नीली नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, व्हाट हैपेंड, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? अब तो मैं हूं ना तुम्हारे पास। क्रिश की बात सुनकर आशी अपनी टिमटिमाती आंखों से क्रिश को देखते हुए अपनी एक उंगली अपने होठों के पास पॉइंट करते हुए अपने होंठ पिचकाते हुए बोली, तुम सचमुच साइको हो। देखो मेरे होठों का तुमने क्या हाल किया है, मुझे कितना दर्द हो रहा है। अब मैं बाहर जाऊंगी और सब लोग मुझे ऐसे देखेंगे तो मुझे कितनी शर्म आएगी, तुम्हें पता है? नहीं, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम साइको हो। कहते हुए आशी मासूमियत से उस शिकायत कर रही थी, और उसकी बातों को सुनकर क्रिश अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोला, इट मीन्स यू डोंट लाइक इट व्हेन आई किस यू। और उसके बाद भी तुम ये कहती हो कि तुम मुझे प्यार करती हो। ठीक है, तुम जाओ, मैं आज के बाद तुम्हें की नहीं करूंगा, वैसे भी तुम्हें मुझसे ज्यादा तो अपने दोस्तों की फिक्र है। कहते हुए क्रिश एक बार फिर आशी से नाराज होने लगा। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन उसकी बात सुनकर आशी जल्दी से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम कर उसे अपने सामने करते हुए उसके होठों पर लाइट किस करती है, और अब वह उसकी तरफ देखते हुए मासूमियत से बोली, नहीं, तुम एक ही बात बार बार क्यों बोल रहे हो साइको? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मुझे होठों पर दर्द हो रहा है, और तुमने इन्हें इतनी बुरी तरह सूझा दिए, अब यह अच्छे भी नहीं लग रहे, गंदे लग रहे हैं, मेढक की तरह। प्लीज तुम मेरी बातों को सुनकर नाराज मत हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही तो करती हूँ। आशी की बातों को सुनकर क्रिश उसके मासूम चेहरे की तरफ देखने लगा। अचानक उसका दिल धड़कने लगा था, क्योंकि आशी बहुत क्यूट लग रही थी। अब उसने धीरे से अपना एक अंगूठा उसके होठों पर रगड़ते हुए कहा, तुमसे किसने कहा फायरफ्लाई कि तुम अच्छी नहीं लग रही? तुम बहुत क्यूट लग रही हो, और जरा सोचो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुम्हें किस करूंगा तो तुम्हारे होंठ तो स्वेल होंगे ना, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे होंठ स्वेल ना हो तो मुझे तुम्हें किस करना बंद करना पड़ेगा। बोलो क्या करूं मैं? क्रिश की बातों को सुनकर आशी जल्दी से क्रिश के गले लगाते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर बोली, नहीं, तुम्हें जो करना है करो, बस मुझसे नाराज मत हो,
मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर तुमसे दूरी और नाराजगी नहीं, बिकॉज आई लव यू साइको। क्रिश जो आशी के हक करने से उसे भी हक बैक करने लगता है और अब वह आशी के लव कन्फेस को सुनकर उसकी बातों को सुनकर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर आया, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कान गायब हो गई और अब वह आशी के बालों में हाथ चलाते हुए बोला है, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपना चैलेंज तो याद है ना फायरफ्लाई? सिर्फ 11:30 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास। कहते हुए क्रिश की आवाज में एक ठंडक थी, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी बात सुनकर आशी धीरे से अपना चेहरा उसके सीने से निकालते हुए बोली, मुझे याद है। इतना कहकर वह एक बार फिर क्रिश के गले लग गई। ये सुनने के बाद क्रिश की आंखों में एक चमक थी। वह धीरे से अपना सर झुकाकर आशी को देखने लगा। कहीं ना कहीं वह जानता था आज से उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन न जाने क्यों वह फिर भी आशी को यह चैलेंज दे रहा था। कहीं ना कहीं उसके दिल में एक पति छुपा हुआ था जो यह चाहता था कि उसकी पत्नी उसे साबित करके दिखाए कि वह उसे कितना प्यार करती है, वह उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। कहीं ना कहीं ये क्रिश की पॉजिटिवनेस और जलन थी जो वह उसके दोस्तों और अपनी फैमिली से करता था, जैसे आशी क्रिश से ज्यादा उन लोगों को महत्व देती थी। कहीं ना कहीं वह सबको यह जताना चाहता था कि आशी के लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, या वह खुद को ये समझना चाहता था, कारण चाहे जो कुछ भी हो। पर कहीं ना कहीं उसका दिल ये चाहता था कि इस चैलेंज को आशी ही जीते, क्योंकि इसमें हार कर भी क्रिश की ही जीत है। थोड़ी ही देर में उन लोगों का वैनिटी वैन एक बहुत ही बड़े विला के आगे आकर रुकी और अब सभी एक एक करके उसे वैनिटी वैन से बाहर निकले। सामने का नजारा देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि यहाँ पर जो विला था ये डेविडसन विला से भी कई ज्यादा खूबसूरत था। हालांकि इस विला का साइज डेविडसन विला से कम था, लेकिन इसका पूरा एरिया डेविडसन विला से लगभग 10 गुना ज्यादा था, क्योंकि इसके अंदर जंगल और आसपास का एरिया भी आता था। निक ने नताशा और समर गौरी को बताया था कि जंगल के एक किनारे से एक बहुत ही लंबी नदी निकलती है, जिसमें पानी पीने के लिए आसपास के जंगली जानवर आते हैं। यहाँ एक झरना बहता है जो सुबह के टाइम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है जब आसपास धुंध पड़ी होती है। इस झरने का पानी नदी से होते हुए शहर और इस फार्म हाउस के वाटर सप्लाई सिस्टम को यूज होता है और यहाँ के एनिमल्स इसी पानी को पीते हैं। यहाँ उसे खूबसूरत झरने के अलावा कुछ पहाड़ी चट्टानें हैं जो किसी पहाड़ी इलाके की तरह लगती हैं, जिसका नजर सुबह के टाइम बहुत ही खूबसूरत होता है। और यह जानने के बाद सभी बच्चे काफी एक्साइटेड थे उस जगह को देखने के लिए। और तभी सभी के निकलने के बाद आशी भी क्रिश के साथ वैनिटी वैन से बाहर निकली और आशी को देखते ही सबकी नजर आशी पर गई। सब उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे कि कहीं क्रिश उसे कोई सजा तो नहीं दी या वह कहीं ज्यादा तो नहीं रोई। लेकिन आशी के चेहरे के एक्सप्रेशन फिलहाल के लिए तो नॉर्मल लग रहे थे। हालांकि वह मुस्कुरा नहीं रही थी, लेकिन शांत थी और क्रिश के चेहरे पर तो हमेशा की तरह कोल्डनेस छाई हुई थी। तभी क्रिश को देखकर राका उसके पास आया। क्रिश ने राका की तरफ देखते हुए कहा, सभी को उनके कमरे दिखा दो। इस वक्त दोपहर के 1 बजे रहे हैं। ठीक 1 घंटे बाद 2 बजे सभी फ्रेश होकर डाइनिंग एरिया में आकर लंच करेंगे और उसके बाद हम लोग फार्म हाउस घूमने चलेंगे। सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग यहाँ 3 दिन के लिए आए हुए हैं। इस बीच आप लोगों को एनिमल्स के साथ टीम अप करना सिखाया जाएगा। ये सुनने के बाद समर और नताशा मन ही मन बोले, मतलब यहाँ भी ट्रेनिंग? यह आशी का साइको सचमुच साइको है। कहते हुए दोनों के चेहरे पर मायूसी आ गई। हालांकि दोनों ने यह बात अपने मन में कही थी। तभी क्रिश उन दोनों को घूर कर देखने लगा, जैसे मानो उसने उन दोनों के दिल की बात सुन ली हो। और क्रिश के चेहरे की रिएक्शन देखकर दोनों घबराकर अपना चेहरा इधर उधर करने लगे। तभी क्रिश के ऑर्डर पाकर बटलर वहां से चला गया। अब क्रिश राका की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मैक्स को इन्फॉर्म करो वाइल्ड एनिमल्स को कंट्रोल में रखें। इन बेवकूफों पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। क्रिश की बातों का मतलब राका बहुत अच्छे से समझ गया था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो अगले ही पल चली गई। समर, नताशा और बाकी बच्चे भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि क्रिश के कहने का साफ मतलब था कि वह सभी गधे हैं, बेवकूफ है और उनसे ज्यादा आसान वाइल्ड एनिमल्स को कंट्रोल करना है। सबके चेहरे के रिएक्शन देखकर क्रिश उन्हें अपनी ठंडी निगाहों से देखते हुए बोला, भले ही तुम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हो, पर तुम लोगों को मेरी वार्निंग है। कहते हुए क्रिश ने अपने साइड में देखा, जहां 5 इंस्ट्रक्टर काले सूट और सर पर टोपी लगाए वहां खड़े थे, जिनके पॉकेट के पास ड्रैगन का सिंबल बना हुआ था। क्रिश को अपनी तरफ देखते हुए वह पांचों जल्दी से आगे आए और अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट किया और उसके साथ ही उनके हाथ पीछे की तरफ किए हुए थे। वह अपना सीना तानकर अलग पोजीशन में खड़े थे। वह काफी हटे कट्टे और मस्कुलर बॉडी वाले लोग थे, जिन्हें देखकर वहां खड़ी सभी लड़कियां मुंह खोल उन्हें देख रही थी। यहाँ तक कि समर का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उनमें से हर एक की हाइट लगभग 7 फुट की थी। बॉडी 8 पैक केप्स के साथ काफी फिट थी। उन्होंने अपनी आंखों पर ब्लैक शेड चढ़ाए हुए थे
और अलग पोजीशन में एक ही दिशा में देख रहे थे। आशी और नताशा भी अपना मुंह फाड़कर उन्हें देख रही थी, क्योंकि उसने इतने स्ट्रांग लोग नहीं देखे थे। उनके ड्रेस ब्लैक आउटफिट का बना हुआ शर्ट, जिसकी स्लीव्स हाफ थी, और उनके मस्कुलर आर्म्स उसमें से शो हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह शर्ट अभी फटकर उनके मस्कुलर आर्म्स बाहर आ जाएंगे। और आशी, नताशा, याना गौरी के चेहरे के रिएक्शन देखकर न जाने क्यों, लेकिन रॉकी, राका, क्रिश और नीक तीनों की निगाहें ठंडी हो गई। क्रिश के हाथों की मुठ्ठियां कस गई। रॉकी अपने दांत पीसने लगा। राका अपनी आंखें छोटी करते हुए याना को देखने लगा और निक की पकड़ उसकी व्हीलचेयर पर कस गई। तभी क्रिश गुस्से से आशी की कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब खींचता है। एक आवाज के साथ आशी अपने होश में आए और अब उसने अपनी कमर पर क्रिश के मजबूत हाथ महसूस किए। क्रिश लगभग उसे अपनी बाहों में जकड़ रहा था। आशी को तकलीफ होने लगी थी, लेकिन क्रिश के चेहरे के रिएक्शन अभी भी कॉल थे। रॉकी इधर उधर देखते हुए अचानक ही अपने शोल्डर से समर को धक्का देता है और समर खुद को संभाल नहीं पाता। वह 2 कदम आगे बढ़ जाता है और ऐसा होते ही समर जाने अनजाने में नताशा और उन बॉडीगार्ड्स के बीच में दीवार बन चुका था, जिनका ख्याल तो उसे भी नहीं था। वही धक्का लगने के कारण समर मुंह बनाते हुए घूरकर रॉकी की तरफ देख रहा था, लेकिन रॉकी अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेता है, जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं। समर भी अपने शोल्डर को सहलाने लगा। उसने रॉकी से कोई बहस नहीं की। निक दांत पीसते हुए गौरी को देख ही रहा था, तभी राका धीरे से अपना गला साफ करने लगा। ऐसा होते ही गौरी और याना अपने होश में आए। अब वह इधर उधर देखने लगे। आशी ने महसूस किया क्रिश की पकड़ उसकी कमर पर काफी मजबूत थी, इसलिए वह अपने एक हाथ से क्रिश के हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिश उसे और भी मजबूती से अपने करीब जकड़ रहा था। अथर्व और समर क्रिश के चेहरे के रिएक्शन देख रहे थे, पर फिलहाल वह कुछ कर नहीं पाए। साई को क्या कर रहे हो, छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें कितनी जोर से पकड़ा है, कहते हुए आशी उससे शिकायत कर रही थी, पर क्रिश उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, मैं तुम लोगों को वार्निंग देता हूँ, अगर किसी को यहाँ फार्म हाउस में कहीं भी जाना हो तो अपने साथ बॉडीगार्ड्स को लेकर जाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही वाइल्ड और खतरनाक एनिमल है। और हाँ, सब अपने साथ एक एक वॉकी टॉकी कैरी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल सिग्नल नहीं है। कहते हुए उसने राका की तरफ इशारा किया, जिसका मतलब रक समझ चुका था, सभी को वॉकी टॉकी भी देना है। अब जाओ, सब फ्रेश होकर जल्दी डाइनिंग एरिया में इकट्ठे हो। कहते हुए क्रिश आशी की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। आशी जाते हुए भी क्रिश के हाथों को अपनी कमर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वह मछली की तरह तड़प रही थी और क्रिश उसे अपनी कोर नजरों से देखते हुए चिल्लाकर बोला, शट अप फायरफ्लाई, शांत रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब क्रिश की धमकी सुनकर आशी घबरा गई, लेकिन इसके बावजूद वह क्रिश की पकड़ अपने कमर से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, साइको प्लीज धीरे से पकड़ो ना, बहुत दर्द हो रहा है। इतना सुनकर क्रिश अपना सर झटक देता है। उसने अगले ही पल आशी को एक बार फिर अपने कंधे पर उठाया और अब वह अपने कमरे की तरफ चला गया। आशी अचानक से उठाए जाने के बाद अपने हाथ पैर मार रही थी, क्योंकि वह क्रिश की हरकतों से काफी परेशान थी। 193 नए कैरेक्टर की एंट्री। आशी जाते हुए भी क्रिश के हाथों को अपनी कमर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वह मछली की तरह तड़प रही थी और क्रिश उसे अपनी कोर नजरों से देखते हुए चिल्लाकर बोला, शट अप फायरफ्लाई, शांत रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब क्रिश की धमकी सुनकर आशी घबरा गई, लेकिन इसके बावजूद वह क्रिश की पकड़ अपने कमर से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, साइको प्लीज धीरे से पकड़ो ना, बहुत दर्द हो रहा है। इतना सुनकर क्रिश अपना सर झटक देता है। उसने अगले ही पल आशी को एक बार फिर अपने कंधे पर उठाया और अब वह अपने कमरे की तरफ चला गया। आशी अचानक से उठाए जाने के बाद अपने हाथ पैर मार रही थी, क्योंकि वह क्रिश की हरकतों से काफी परेशान थी। अब पीटर फार्म हाउस के अंदर आया और उसने सभी लोगों को उनका कमरा दिखाया। वैसे तो यहाँ रहने के लिए काफी सारे कमरे थे, जिनकी क्वांटिटी लगभग 25 से 30 होगी, लेकिन अथर्व और समर ने एक ही कमरा शेयर करने के लिए कहा। गौरी और याना एक साथ रहना चाहती थी, इसलिए उन दोनों को भी एक ही कमरा दिया गया और उसकी बगल वाला कमरा राका का था। एना और राहुल एक कमरे में गए, जो कि उस फार्म हाउस के सबसे लग्जरियस कमरे में से एक लग्जरियस कमरा था। रॉकी और नताशा को एक ही कमरा मिला था। दोनों एक दूसरे से बिना कुछ बात की है फ्रेश होने के लिए चले गए और बड़ी बड़ी फ्रेश होकर वह रेडी होकर हॉल में नीचे आए। लगभग 1 घंटे बाद डाइनिंग हॉल में सभी लोग बैठकर एक साथ लंच करते हैं। हमेशा की तरह आशी क्रिश की बगल वाली हेड चेयर के पास बैठी थी और कहीं गुमसुम लग रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़ी परेशानी भरे लग रहे थे। उसका ध्यान खाना खाने में भी नहीं था। और तभी क्रिश अपना खाना खाते हुए बिना आशी की तरफ देख अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, अगर 1 घंटे बाद बाहर घूमने का इरादा है तो अपने छोटे से दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करो फायरफ्लाई, और खाना खाओ।
क्रिश की बात सुनकर आशी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए चुपचाप खाना खाने में लग गई, लेकिन उसके दिमाग में बार बार क्रिश की बात गूंज रही थी कि उसे अपना टास्क पूरा करना है। उसके पास सिर्फ कुछ घंटे ही बाकी हैं। थोड़ी ही देर बाद सब लोगों ने खाना खा लिया और अब राका इस फार्म हाउस के कुछ स्पेशल बॉडीगार्ड के साथ सभी बच्चों को एक बहुत ही बड़ी ओपन जीप में लेकर उन्हें फार्म हाउस घुमाने के लिए निकल गया। यहाँ पर जीप थी जिनमें से एक में आशी, समर, नताशा, गौरी और निक थे। याना, राका और एक बॉडीगार्ड था और दूसरी जीप में अथर्व, रॉकी, राहुल और एना थे। उनके साथ 2 बॉडीगार्ड थे। क्रिश फिलहाल उन लोगों के साथ नहीं था क्योंकि वह खाना खाने के तुरंत बाद ही कहीं निकल गया था, क्योंकि आगे की जीप में सभी बच्चे थे। सभी बहुत मस्ती कर रहे थे और बाहर का नजारा देखकर आपस में चिल्ला रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। लेकिन आशी इन सब के बीच में थोड़ी परेशान थी। तभी समर उसे एक साइड इशारा करते हुए बोला, आशी वह देख वहां क्या है। कहते हुए समर मुस्कुरा रहा था। तभी उसने ध्यान किया कि आशी का ध्यान उन लोगों की मस्ती में नहीं है और अब उसने नताशा को कोहनी मारते हुए आशी की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर नताशा का ध्यान भी आशी के मायूस चेहरे पर गया और अब नताशा आशी की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है आशी, तू कुछ परेशान लग रही है। कहीं तेरे साइको ने तुझ पर ज्यादा गुस्सा तो नहीं किया? अगर कोई बात है तो हमें बताना। नताशा की बात सुनकर आशी नामे सर हिलाते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। उसके बाद अब सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से उतरकर एनिमल फॉर्म देखने लगे। इसके साथ ही बच्चे छोटे छोटे मासूम जानवरों के बच्चों के साथ खेलने भी लगे थे। रॉकी को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह बस एक साइड बैठकर अपना मोबाइल चला रहा था। अथर्व, गौरी, आशी, समर और नताशा बहुत मस्ती कर रहे थे। याना निक के साथ एक साइड कोने पर बैठी हुई थी क्योंकि निक को भी इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह अपनी व्हीलचेयर पर था, लेकिन वह अपनी तिरछी नजरों से गौरी को देख रहा था। इस वक्त गौरी 15 साल की थी और बहुत ही ज्यादा क्यूट और मासूम। उसने एक लॉन्ग फ्रॉक पहन रखा था, साथ में दुपट्टा ले रखा था जिसमें वह और भी ज्यादा अच्छी लग रही थी। राका भी निक की बगल में बैठा हुआ था। याना और राका के बीच टशन चल रहा था। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कि बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हो। तभी मैक्स, जो कि इस फार्म हाउस का केयरटेकर था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, अपने साथ एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 23 साल होगी को लेकर आया। ये लड़की एक फॉरेन लड़की थी और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। इसने इस वक्त एक शॉर्ट पैंट और टी-शर्ट पहन रखी थी। इनका इंग्लिश फेयर स्किन और ब्राउन हेयर यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। राका के सामने आते ही वह लड़की राका की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे हेलो करते हुए बोली, हाय राका, कैसे हो तुम, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। उस लड़की जिसका नाम एलेना था रखा उससे हाथ मिलाते हुए बोला, आई एम गुड, हाउ आर यू। एलेना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आई एम ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। वैसे आज बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, ये लोग हैं कौन, हमें इनसे नहीं मिलवाओगे? एलेना की बात सुनकर मैक्स उसकी तरफ देखते हुए बोला, एलेना ये सब किंग के फैमिली मेंबर है, इनका ख्याल रखना और ध्यान देना कि इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली क्वीन को। क्वीन का नाम सुनकर एलेना की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उसने मैक्स की तरफ देखते हुए कहा, क्वीन व्हाट, ये आप क्या कह रहे हैं ब्रो? यू मीन हमारे किंग की वाइफ, राइट? लेकिन ऐसे कैसे, इतनी जल्दी, आखिर वह है कौन? एलिना की हैरानी भरी आवाज सुनकर राका ने बिना किसी एक्सप्रेशन एलिना को दूर खड़ी आशी की तरफ इशारा किया और राका का इशारा पाकर एलिना उसे दिशा में देखने लगी। वह एक कम उम्र की क्यूट सी लड़की को देखकर एलिना की आंखें फटी की फटी रह गई और अब वह एक बार फिर राका से कंफर्म करते हुए बोली, राका क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? ये सुनकर राका ने अपनी पलकें झपकाकर हाँ में जवाब दिया, जो देखकर वह लड़की आंखें बड़ी करते हुए आशी को ही देख रही थी। उसे यह बात एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लग रहा था कि आशी ही अब उनकी क्वीन है और वही इन लोगों की बातों से अनजान आज ही और नताशा छोटे से बकरी के बच्चों के साथ खेल रही थी, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट थे। तभी एलिना की नजर साइड में बैठे हुए रॉकी पर गई और रॉकी को देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए जल्दी से रॉकी के पास गई और उसे पीछे से बैक हक करते हुए उसके गालों पर किस करते हुए बोली, रॉकी कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें कितना याद किया। एलिना के अचानक ऐसा करने से रॉकी अपनी ही जगह पर हैरान रह गया। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि उसे कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला था। अब वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और अब वह जैसे ही कुछ कहने या समझने की कंडीशन में आया तभी एलिना एक बार फिर मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। रॉकी मैं तुम्हें बात नहीं सकती, तुम्हें इतने दिनों बाद यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। एलिना के इस एक्शन से रॉकी अभी भी हैरान था। तभी यह नजारा नताशा देख चुकी थी और अभी नताशा की आंखों में नमी आने लगी थी। दिल जैसे टूटकर बिखरने को हो गया था
और तभी रॉकी की नज़र भी नताशा पर गई। उसने नताशा की आंखों में नमी और दर्द देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि रॉकी एलिना को खुद से दूर करता, नताशा अपनी आंखों में आए हुए आंसू को संभालते हुए वहां से तेज कदमों के साथ निकल गई और नताशा को वहां से रोते हुए जाते हुए देखकर आशी भी गुस्से से एक नज़र रॉकी को देखकर नताशा के पीछे पीछे चली गई। नताशा, नताशा मेरी बात तो सुनो नताशा। अपनी दोनों दोस्त को रोते हुए देखकर समर भी उनके पीछे चला गया। तभी रॉकी समर को उनके पीछे जाते हुए देखकर गुस्से से दांत पीसने लगा। यूं ही करते करते शाम हो गई। अब सभी लोग बाहर आज बारबेक्यू सजा रहे थे। दरअसल यह एरिया थोड़ा जंगली और पहाड़ों के बीचों बीच था, जिसके कारण रात को यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल गिर जाता था और मौसम ठंडी हो जाती थी। सभी बच्चे मस्ती करने के लिए बाहर टेंट लगा चुके थे, जहाँ आज के चारों तरफ वह लोग कोयले पर कुछ पकाते हुए खा रहे थे। पीटू उनकी मदद कर रहा था। नताशा का मूड बिल्कुल मायूस था, पर आशी और समर किसी तरह उसे समझा बुझा कर लेकर आए थे। दोनों सहेलियां उसे आग पर भुट्टे पकाकर खा रही थी और बाकी जो लोग नॉन वेजिटेरियन थे वह चिकन केटीके बनाकर खा रहे थे। अलीना अभी भी रॉकी से चिपक कर बैठी थी। तभी आशी अपनी आंखें छोटी करते हुए निक से बोली, ए निक सुनो जरा, ये छिपकली कौन है और यह रॉकी से इतना चिपक क्यों रही है। ये सुनकर निक ने उसे बताया, ये हमारे पुराने केयरटेकर के बच्चे हैं, मैक्स और एलिना। एलिना रॉकी की बचपन की दोस्त भी है और वह रॉकी को पसंद भी करती है, इस बारे में हम सब जानते हैं। निक से ये सुनने के बाद वहां बैठे सभी बच्चे हैरान थे। अब सबको नताशा के लिए बुरा लग रहा था। आशी ने निक से पूछा, क्या रॉकी को भी उसमें इंटरेस्ट था। ये सुनने के बाद निक कुछ सोचते हुए बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों काफी क्लोज फ्रेंड थे, इतना जानता हूँ। और इन बातों को सुनने के बाद नताशा को दिल ही दिल में और भी ज्यादा तकलीफ होने लगी थी, पर फिलहाल वह लोग कुछ भी नहीं कह पाए। एलिना अपने हाथों से बार बार बारबेक्यू सजाकर रॉकी को खिला रही थी और रॉकी एलिना के साथ ज्यादा खुश तो नहीं था, लेकिन वह उसे खुद से दूर भी नहीं कर रहा था और यह चीज नताशा को ज्यादा तकलीफ दे रही थी। सभी दोस्त रॉकी और एलिना को घर कर देख रहे थे। राहुल और एना काफी थके हुए थे, इसीलिए वह लोग आज खाना खाकर सो चुके थे और तभी हमेशा की तरह क्रिश अपने चेहरे पर कोल्डोरा लिए एक स्लीवलेस ब्लैक सैंडो टी शर्ट और लोअर पहनकर वहां की तरफ आ रहा था। इस वक्त वह बहुत ही ज्यादा हॉट और डैशिंग लग रहा था। उसके कंधे पर बना हुआ ड्रैगन टैटू उसकी मस्कुलर आर्म्स पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहे थे। इंग्लिश फेयर स्किन जो रात के अंधेरे में भी चमक रहा था। नीली आंखें सागर सी गहरी। आशी इस वक्त जहां बैठी थी उसके ठीक सामने बहुत ही तेजी से आग जल रही थी और उस आग के उस पार वह क्रिश को किसी मेल मॉडल की तरह स्टाइल से चलकर आता हुआ देख पा रही थी। क्रिश का ऑरा कुछ ऐसा था कि सभी का ध्यान उसकी तरफ गया और कुछ ही देर में क्रिश आशी के बगल में आकर बैठ गया। क्रिश को अपने बगल में देखकर आशी का ध्यान उसकी तरफ गया। तभी क्रिश अपनी गर्दन घुमाकर आशी के चेहरे की तरफ अपनी नीली नजरों से देखते हुए अपनी एक आईब्रो उठाकर कुछ इशारा करता है और उसके इशारे को समझकर आशी थोड़ा घबराते हुए अपनी नजर चारों तरफ घुमाती है, जहां उसके सभी दोस्त राका और मैक्स और न जाने बहुत से लोग खड़े थे। यहाँ तक कि क्रिश के कई बॉडीगार्ड भी उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए उनके पीछे ही खड़े थे, जो कि इस वक्त ब्लैक ड्रेस में आंखों पर नाइट विजन चश्मा लगाकर अपने हाथों को पीछे की तरफ किए हुए सावधान की पोजीशन में खड़े थे। अगर गिनती में देखा जाए तो वहां 30 या 35 लोग होंगे और इतने सारे लोगों को देखकर आशी के चेहरे पर थोड़ा पसीना आने लगा। उसने अपना सलाइवा गटकते हुए एक बार फिर क्रिश की तरफ देखा और अपनी आंखें छोटी करते हुए क्रिश से कुछ रिक्वेस्ट की, लेकिन क्रिश का चेहरा पहले की तरह ही एक्सप्रेशन लेस था। उसकी आंखें कठोर हो गई और उसने अपनी नजर दूसरी तरफ कर ली। अब वह गुस्से से वहां से उठकर जाने को हुआ, तभी अचानक ही आशी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आखिर क्या किया ऐसा आशी ने? आखिर क्रिश ने क्या चैलेंज दिया है आशी को? क्या आशी क्रिश का दिया हुआ चैलेंज पूरा कर पाएगी? जब 194 मैं शादीशुदा हूँ। सिक्योरिटी के लिए उनके पीछे ही खड़े थे, जो कि इस वक्त ब्लैक ड्रेस में आंखों पर नाइट विजन चश्मा लगाकर अपने हाथों को पीछे की तरफ किए हुए सावधान की पोजीशन में खड़े थे। अगर गिनती में देखा जाए तो वहां 30 या 35 लोग होंगे और इतने सारे लोगों को देखकर आशी के चेहरे पर थोड़ा पसीना आने लगा। उसने अपना सलाइवा गटकते हुए एक बार फिर क्रिश की तरफ देखा और अपनी आंखें छोटी करते हुए क्रिश से कुछ रिक्वेस्ट की, लेकिन क्रिश का चेहरा पहले की तरह ही एक्सप्रेशन लेस था। उसकी आंखें कठोर हो गई और उसने अपनी नजर दूसरी तरफ कर ली। अब वह गुस्से से वहां से उठकर जाने को हुआ, तभी अचानक ही आशी ने क्रिश के हाथ को पकड़कर झटके से अपने पास खींचा। क्रिश खुद को संभाल नहीं पाया और जैसे ही वह पीछे की तरफ घुमा, आशी ने अचानक ही उसके होठों पर होठ रखकर उसे किस करने लगी। आसपास बैठे सभी लोग यह नजारा देखकर बिल्कुल हैरान ही हो गए थे।
सभी अपनी ही जगह पर जम गए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें सांप सूंघ गया हो। जो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में रह गया। कृष भी उसकी इस हरकत से हैरान था। तभी आशी अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को होल्ड कर कृष के होठों को अपने होठों में दबाकर शक करने लगी। और समर, जो इस वक्त एक बॉडीगार्ड के नाइट विजन गॉगल्स को लेकर अपनी आंखों पर पहनकर उसे ट्राई कर रहा था। अचानक ही आशी के इस एक्शन से वह अपनी आंखों पर पहने हुए चश्मे से आशी और कृष को देख रहा था और कभी उसे हटाकर देख रहा था। उसकी आंखें उल्लू की तरह बाहर आ गई थी और मुंह खुला हुआ था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आशी कृष को किस कर रही है। लेकिन इससे पहले कि वहां आसपास बैठा कोई इंसान कुछ सोच पाता, कृष ने आशी के चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर उसे खुद से थोड़ा दूर किया और अब वह अपनी नीली नजरों से आशी को घूर कर देखते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो फायरफ्लाई? कृष के पूछने पर आशी उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए मासूमियत से अपने होंठ बाहर निकलते हुए बोली, क्या कर रही हो मतलब? अपने हस्बैंड को किस कर रही हूँ? कम ऑन, इधर आओ, मुझे तुम्हें किस करना है और बहुत सारा प्यार करना है, जैसे तुम करते हो वैसे। आशी की बातें सुनकर वहां सभी लोग अपने होश में आए। सभी का मुंह खुला का खुला था। गौरी, क्योंकि 15 साल की बच्ची थी, वह अपना मुंह खोलकर आशी और कृष को देख रही थी। तभी निक ने गौरी की आंखों पर हाथ रख दिया और अपनी एरोगेंट वॉइस में अपने आप से बोला, अब इस इडियट को क्या हो गया? कम से कम आसपास तो देख लेती, यहाँ बच्चे भी हैं, कभी भी कुछ भी करती है ये ब्रो की फायरफ्लाई। कहते हुए निक अपना सर झटक लेता है और तभी कृष उसे डांटते हुए बोला, तुम पागल हो फायरफ्लाई? यहाँ आसपास कितने लोग बैठे हैं, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। कहते हुए कृष वहां से जाने लगा। तभी आशी एक बार फिर अपनी जगह से उठकर जल्दी से सोफे पर खड़ी हो गई, क्योंकि वहां लोग इस वक्त बारबेक्यू के सामने बड़े बड़े सोफे पर बैठे हुए थे। और सोफे पर खड़े होकर उसने जल्दी से कृष के गले में अपनी बहन लपेटकर एक बार फिर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया। दरअसल वह कृष से काफी छोटी थी और ऐसा होते ही सभी एक बार फिर हैरान रह गए। लेकिन अब अथर्व निक की आंखों पर एक हाथ रख चुका था। निक हाथ गौरी की आंखों पर था। गौरी निक की हाथ को हटाना चाहती थी क्योंकि वह इस नजारे को देखना चाहती थी। लेकिन निक को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, उसने अपने गुस्से भरी आवाज में दांत पीसते हुए कहा, कोशिश भी मत करना गौरी। ये सुनते ही गौरी ने जल्दी से अपने हाथों को वापस नीचे कर लिया, जो हाथ फिलहाल निक के हाथों को हटाने के लिए उठे थे। अब यहाँ नजारा कुछ ऐसा था कि समर बार बार गॉगल्स पहनकर और गॉगल्स हटाते हुए उन दोनों को देख रहा था। नताशा ने मुंह खोलकर अपने मुंह पर हाथ रख रखा था। अथर्व ने शर्म से अपनी आंखें बंद की थी और निक की आंखों पर हाथ रख दिए थे। निक ने गौरी की आंखों पर हाथ रखे हुए थे। रॉकी और याना शर्मा रहे थे। उन्होंने अपनी नजर इधर उधर करना शुरू कर दिया था। राका और मैक्स ने अपनी नजर नीचे कर ली थी, लेकिन एलिना उन दोनों को आंखें फाड़कर देख रही थी। लेकिन आशी के इस तरह किस करने पर कृष उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे एक बार फिर खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन आशी उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन कुछ देर बाद कृष ने बड़ी मुश्किल से उसे खुद से दूर किया और अब वह उसे एक बार फिर डांटते हुए बोला, फायरफ्लाई तुम ये क्या कर रही हो? तुम होश में नहीं हो? तुमने शराब पी रखी है क्या? देखो आसपास यहाँ कितने लोग बैठे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम अंदर चलो मेरे साथ। कृष उसके हाथों को पकड़ता है। तभी आशी अपना सर बहुत जोरों से ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं शराब नहीं पी रखी, मैं पूरी तरह होश में हूँ और मुझे शर्म किस बात की? मैं अपने हस्बैंड को किस कर रही हूँ, मेरा हक है। आशी उसके सीने पर अपनी उंगली सेड्यूस तरीके से चलते हुए उसके चेहरे और आंखों की तरफ देखते हुए बोली, साइको, तुम ना बहुत स्ट्रांग हो, बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव। तुम्हें पता है मैं जब इसे देखती हूँ ना मेरे पसीने छूटने लगते हैं। जब तुम मुझे प्यार करते हो उस टाइम मुझे बहुत घबराहट होती है, लेकिन अच्छा भी लगता है। तुम्हें पता है आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम जब मुझे डांट कर कहते हो ना शट अप फायरफ्लाई, मुझे तुम पर और भी ज्यादा प्यार आने लगता है। साइको, तुम ना दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान हो और सिर्फ मेरे हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि यह एक सपना है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, फिर मैं सोचती हूँ कि यह सपना तो मेरा सच हो चुका है। तुम जब मेरी फिक्र करते हो, मुझे प्रोटेक्ट करते हो, मुझे प्यार करते हो और मुझे डांटते हो, तुम हर उस पल में मुझे बहुत हैंडसम लगते हो। तुम हमेशा रहते हो ना कि मैं कभी समझदार नहीं होती, पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं समझदार हो जाऊंगी तो तुम मुझे जिस तरह पैम्पर कर रहे हो वैसे कभी नहीं करोगे। और इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं कभी समझदार नहीं होगी और तुम्हें जिंदगी भर मुझे पैम्पर करना होगा। मैं तुम्हें रोज रोज तंग करूंगी और तुम मुझे रोज रोज ऐसे ही डांटते रहना। मैं रोज रोज गलतियां करूंगी और तुम रोज रोज मेरी गलतियों को सुधारना है। मैं क्यूट बनकर मुसीबतें अपने सर पर लेकर आऊंगी और तुम खड़ूस बनकर मुझे मुसीबतों से बचाना।
कहते इन शब्दों को कहते हुए आशी बहुत ही ज्यादा क्यूट बच्चों की तरह लग रही थी। वह कभी अपने होठों को बाहर निकल रही थी तो कभी अपने गालों को अपने हाथों में थाम रही थी। वह स्ट्रांग क्रिश के सामने एक छोटी सी नाजुक बच्ची लग रही थी जो उसके लेवल में आने के लिए इस वक्त सोफे पर खड़ी थी। क्रिश तो उसकी बातों को सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखा ही रह गया। वह आशी की बातों में उसकी फीलिंग को सुन रहा था, उसे समझ रहा था। तभी आशी अपनी आंखों में कुछ नमी लिए चेहरे पर मुस्कान लिए क्रिश से बोली, मेरे मम्मी पापा कैसे दिखते थे मुझे तो याद भी नहीं है साइको, लेकिन तुमने मुझे मेरे सारे रिश्ते वापस लौटा दिए। बाबा के रूप में पिता तो हमेशा देखा, मॉम माँ की तरह बन भी गई। निक और रॉकी में मुझे मेरे भाई नजर आए, लेकिन उन सभी रिश्तों में बढ़कर एक रिश्ता था जो मेरा तुम्हारे साथ जुड़ा है। यू आर माई प्रोटेक्टर, माई एंजल साइको, अ फ्रेंड विथ whom I can share my heart's feelings and who understands me। एक पिता की तरह तुम मेरे सर का छत हो, एक माँ की तरह तुम मेरा ख्याल रखते हो, सिबलिंग्स की तरह मेरी नादानियां और बेवकूफियां को संभालते हो, हस्बैंड की तरह प्यार करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, टीचर की तरह पढ़ाते हो, सही गलत का फर्क समझाते हो और गॉड की तरह मेरी खुशियों का ख्याल रखते हो। सो क्रिश डेविडसन, तुम मेरी लाइफ के रियल कृष्णा जी हो। मेरी जिंदगी का हर रिश्ता तुमसे शुरू होकर तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाता है। थैंक यू मुझे एक इंसान के रूप में इतने सारे रिश्ते देने के लिए। जो लड़की सिर्फ एक रिश्ते को तरसती थी तुमने उसे जिंदगी का हर रिश्ता दे दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आशी अपने हाथ को हवा में लहरा कर जोर से चिढ़कर चिल्लाकर क्रिश बोली, क्रिश डेविडसन आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू आई लव यू आई लव यू साइको। कहते हुए आशी अचानक ही क्रिश के ऊपर कूद गई और क्रिश चूंकि अब तक अपनी फायरफ्लाई की दिल की फीलिंग्स को अपने दिल से सुन रहा था, अचानक ही उसके अपने आप पर कूदने पर उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अब आशी के पर क्रिश के कमर में लिपटे हुए थे, उसके दोनों हाथ क्रिश के गले में लिपटे हुए थे। क्रिश के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ इमोशन थे जो शायद आशी के लिए थे। वह उसे अपनी नीली नजरों से देख रहा था। आसपास बैठे सभी लोग आशी की दिल की फीलिंग को सुनकर मन ही मन खुश हो रहे थे और उसकी फीलिंग को फील करने की कोशिश कर रहे थे। आशी ने यहाँ अपने दिल की फीलिंग्स को हिंदी में कहा था, जो कि वहाँ बैठी याना और मैक्सेलिना समझ नहीं पाए। राका हिंदी काफी अच्छे से समझ सकता था और उसने भी आशी की फीलिंग को समझ लिया था, जो सुनकर कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान थी। और तभी आशी क्रिश के गोद में लटके हुए एक बार फिर उसके चेहरे की तरफ अपना चेहरा बिल्कुल करीब करते हुए बोली, आई लव यू साइको, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज कभी मुझे छोड़कर। और इससे पहले कि यहाँ से आगे कुछ कह पाए, इस बार क्रिश ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। उसने आशी की बातों को पूरा ही नहीं होने दिया, क्योंकि अगर यह शब्द शायद पूरा हो जाता तो क्रिश का दिल चूर चूर हो जाता है। अब वह आशी को यूं ही कुछ पल किस करता है, उसके बाद वह बिना इधर उधर देख उसे यूं ही किस करते हुए अपने कदम विला की तरफ अपने कमरे की तरफ ले गया। इस पल में दोनों एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि दोनों को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। दोनों ने हर चीज हर शख्स को इग्नोर कर दिया और सिर्फ होठों के जरिए एक दूसरे को प्यार को महसूस करने में अपना सारा कंसंट्रेशन लगाया। लेकिन क्रिश और आशी के जाने के बाद समर अचानक अपने होश में आया। अब वह लंबी लंबी सांस लेते हुए अपनी आंखों पर लगे हुए बॉडीगार्ड के गॉगल्स को देखते हुए तुरंत ही अपनी आंखों से हटाता है। उसके माथे पर पसीना आ रहा था। वह थोड़ा घबराते हुए वह चश्मा वापस बॉडीगार्ड को देते हुए बोला, ओए फिरंगी, अपना चश्मा संभाल, पता नहीं आजकल क्या क्या दिखता है। चश्मा ठीक करवा ले अपना, वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मैं अभी अभी देखा है, वह ड्रैकुला मॉन्स्टर, वह ड्रैगन किंग हमारी आशी की चपड़ चपड़ सुन रहा था और आशी ने उसे लव कन्फेस किया, वह भी उस साइको को। लगता है कल रात में ठीक से सोया नहीं था, इसलिए मुझे अभी तक सपने आ रहे हैं और मेरे कान बज रहे हैं। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में आराम करने। कहते हुए समर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और कमरे की तरफ जाने लगा। अथर्व, जो कि शर्म से अपनी आंखें बंद करके बैठा था, वह भी अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोला, अरे मेरे आशी बच्चे, कम से कम लव कन्फेस करने से पहले ये तो देख लिया होता कि तेरा बड़ा भैया भी यही बैठा है, मेरे कानों से तो धुआं निकालने वाला है। कहते हुए अथर्व भी अपनी जगह से उठकर वहां से चला गया। अब याना गौरी की आंखों से निक का हाथ हटाते हुए गौरी से बोली, वह लोग चले गए, लेकिन उन्होंने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। बस मुझे इतना पता है कि ड्रैगन क्वीन ने अपना लव कन्फेस किया है। और यह सुनकर गौरी मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ लव कन्फेस नहीं किया, और भी बहुत कुछ कहा है। चलो चलो दीदी, आपके कमरे में बताती हूँ। कहते हुए वह भी याना का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ दौड़ गई। निक अपना सर झटक कर रह गया और राका उसे अपने साथ ले गया। राका के जाने के बाद मैक्स भी अपने बॉडीगार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए उनके पास चला गया। अब वहां पर सिर्फ नताशा, रॉकी और एलिना बैठे हुए थे।
तभी नताशा ने रॉकी और अलीना की तरफ देखते हुए धीरे से अपने आप से कहा, काश हर किसी की लाइफ में उनका एक साइको होता है। सारे रिश्ते ना सही, कुछ रिश्तों का प्यार और एहसास ही दे देता, पर शायद हर किसी की कोई किस्मत में मोहब्बत की खुशियां नहीं होती। कहते हुए नताशा अपनी आंखों में आंसू लेकर चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लेकर वहां से उठकर चली गई और रॉकी, जिसने शायद नताशा के धीमे शब्दों को ही सुन लिया था, अचानक ही उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी कहानी बहुत गहरी चोट लगी है। उसके चेहरे पर कुछ इमोशंस आ गए। वह अपनी नीली लेकिन आंखों से नताशा को जाते हुए देखने लगा। तभी अलीना एक्साइटेड और मुस्कुराते हुए रॉकी से बोली, ओ माय गॉड, कितना प्यार लव कन्फेशन था। मुझे पूरी बात तो समझ नहीं आई, पर इतना जानती हूँ कि ड्रैगन क्वीन किंग को बहुत प्यार करती है। कितने खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें उनका प्यार मिल जाता है। रॉकी, क्यों ना हम लोग। इससे पहले कि अलीना आगे कुछ कह पाती, रॉकी उसके हाथ को झटकते हुए अलीना को खुद से थोड़ा दूर करता है और उसे अपनी नीली नजरों से घूर कर देखते हुए बोला, मुझे थोड़ा दूर रहो एलिना, मैं शादीशुदा हूँ और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी अनवांटेड लड़की मेरे करीब आए। कहते हुए रॉकी वहां से उठकर चला गया और एलिना उसकी बातों को सुनकर अपनी ही जगह पर ठगी सी रह गई। उसे तो अपने कानों पर यकीन भी नहीं हुआ, क्या रॉकी सच में शादीशुदा है? उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह तो बस रॉकी को जाता हुआ देखती रह गई। ऐसा नहीं हो सकता, कहते हुए एलिना की आंखों में आंसू आ गए। रॉकी तेज कदमों के साथ कमरे में आया, लेकिन जब वह कमरे में आया तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह गया। क्या रॉकी को हो चुका है प्यार का एहसास? क्या नताशा का दिल कभी मोहब्बत के एहसासों को महसूस कर पाएगा? क्या रॉकी उसे अपनाएगा या आने वाला है उनकी जिंदगी में एक तूफान? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला पार्ट मिस न हो।